हेलो दोस्तों। आज मौर्योत्तर काल के बारे में हम जो है जानेंगे। मौर्योत्तर जो काल है वह 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक चला, जिसमें अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे उनकी हत्या कर जो थे पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र। कण्व या कानो वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कण्व या कानो वंश का संस्थापक जो थे वो वसुदेव जी थे। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। कहा जाता है कि संस्कृत के भाषा में सबसे जो लंबा अभिलेख था वह शक राजा रुद्रदमन के द्वारा ही जारी किया गया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो महाराष्ट्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन था वह महाराष्ट्र से शुरू किए थे। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कड़फिसस ने। कड़फिसस द्वितीय ने जो थे सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। शक जो थे सबसे पहले छत्र प्रणाली का प्रयोग किए थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला। वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो क्या हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक जो शासन था वो किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों एवं चेरों के साथ। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहन जो थे वो क्या थे? तो पहले सबसे पहले मौर्यों के अधीन जो थे स्थानीय अधिकारी के रूप में ही कार्य किए थे। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गए? कनिष्क। कनिष्क जो थे और बाद में उन्होंने कहते हैं बौद्ध बन गए थे। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण। कुषाण काल के दौरान जो मूर्तिकला की जो गांधार शैली थी वो किसका मिश्रण है? तो भारत गांधार कला जो ऐसे ही मिश्रण किसका है? तो भारत और ग्रीक शैली की, अर्थात उसे हम यूनानी शैली भी कहते हैं। भारत और यूनानी शैली की जो मिश्रण है उसे हम गांधार शैली भी कहते हैं। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण। रोम साम्राज्य के कहने पे किस वंश के शासन ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्य के बाद जो थे सब भारत में जो थे दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली अर्थात प्रभावशाली जो राज्य थे वो कौन थे? तो सातवाहन। बुद्ध की खरी प्रतिमा
किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वह किसके शासन काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर शासन किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। आप इसे याद रखिए, पेन से आप लिखते हैं तो ये क्या कहते हैं उससे किस चीनी जनरल ने मतलब कनिष्क को हराया था? तो पेन, पेन से याद रखिएगा कि पेन ने चीनी जनरल को हरा दिया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ होता है 57 ईस्वी पूर्व। ऐसे आपको किताब में 58 ईस्वी पूर्व मिलेगा। तो 58 ईस्वी से क्या हुआ था? उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जब प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन जो शासक है उनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली। हम जानते हैं कि गांधार शैली किसका किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण। कनिष्क की राजधानी थी तो पुरुषपुर। कनिष्क की जो राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर। पुरुषपुर जो है किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। चरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गांधार कला। तक्षशिला जो थे उसके प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जो चली थी, सबसे पहले चलाई थी तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी, तथा सबसे अधिक मात्रा में चलाई थी तो वो कनिष्क मतलब क्या कहते हैं उसको, कनिष्क के शासनकाल में चली थी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की थी? मतलब ब्राह्मण हो गए या बौद्ध भिक्षु हो गए, उनको जो है कर मुक्त भूमि का गांव मतलब कोई भूमि हो गया या गांव ही एक गांव दे दिया जाता था। तो ये प्रथा जो जो आरंभ किए थे उन्हें सातवाहन ने किए थे। भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका का मतलब होता है पर्दा, पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने ही किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने ही किया था। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने। भारत में रेशम मार्ग जो है उसने सिल्क रूट जिसे कहा जाता है उसको किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने ही आरंभ कराया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत जो है उसका प्रारंभ जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वह कहाँ स्थित था? तो भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। अगर इसे पूछा जाता है कि तब तक्षशिला कहाँ था? तो भारत में। वर्तमान में पूछा जाए तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्रारंभ की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क। बुद्ध का जो अंकन है वह कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ। यौ ढेर सिक्कों पर
किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। जो योधे सिक्के थे उस पे किसका अंकन है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन है। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। अश्वघोष जो थे किसके समकालीन थे? तो कनिष्क का, अर्थात कनिष्क के जो समकालीन कौन थे? तो अश्वघोष थे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह की जो प्रथा हुई थी वह कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे हम गांधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में, अर्थात सातवाहनों की राजधानी जो थी कहाँ थी? तो अमरावती थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। मतलब आंध्र सातवाहन वालों की जानकारी जो है किस पुराण से हमें मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो विधि के क्षेत्र में था। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और कल जो है हम लोग संगम काल के बारे में जानेंगे। थैंक यू।